एग्रीकल्चर वर्ल्ड की सबसे पुरानी एक्टिविटी है और इसका हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की ज्योग्राफी का लेसन नंबर 4 एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का मतलब है क्रॉप्स का ग्रो करना और एनिमल्स को पालना। इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर से ही लोगों को खाना मिलता है, जानवरों को चारा मिलता है और इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल मिलता है। और जो इंडस्ट्री एग्रीकल्चर की हेल्प से चलती है उसे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री कहते हैं। जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इस इंडस्ट्री में कॉटन रॉ मटेरियल की तरह यूज़ होता है। और शुगर इंडस्ट्री, इसमें शुगर केन की हेल्प से चीनी बनाई जाती है। टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया। नंबर फर्स्ट, शिफ्टिंग कल्टीवेशन या स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। ये एग्रीकल्चर का सबसे पुराना मेथड है। इस मेथड में लोग जंगल के कुछ पेड़ों को काट देते हैं, फिर जला देते हैं और उस ज़मीन को साफ करके उसमें खेती करते हैं और 2-4 साल तक खेती करने के बाद में उस ज़मीन को छोड़ देते हैं और दूसरी जगह जाकर यही प्रोसेस रिपीट करते हैं। इस मेथड को नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में झूम कल्टीवेशन कहते हैं। पर यह मेथड अच्छा नहीं समझा जाता क्योंकि इसमें डिफोरेस्टेशन होता है। नंबर सेकंड, प्रिमिटिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर। ये मेथड इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में यूज़ किया जाता है। इसमें ज़मीन के एक छोटे से पार्ट में कोई फार्मर अपनी फैमिली के साथ मिलकर खेती करता है और प्लो, फावड़ा और खुरपी जैसे टूल्स का यूज़ करता है। नंबर थर्ड, इंटेंसिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर। ये मेथड ऐसी जगह यूज़ किया जाता है जहाँ खेत तो छोटे हों और पॉपुलेशन ज़्यादा हो। इनमें वे खेत आते हैं जो हमें अपने एंसिस्टर्स से मिले हुए हैं और जनरेशन टू जनरेशन बढ़ कर छोटे हो गए हैं। जैसे पंजाब, हरियाणा, वेस्ट बंगाल जैसे एरियाज़ में ये खेत देखने को मिल जाते हैं। इसमें लोग ज़्यादा प्रोडक्शन के लालच में आकर फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड का यूज़ करते हैं जिससे मिट्टी जल्दी ख़राब हो जाती है। नंबर 4, एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर। ये एक कमर्शियल टाइप एग्रीकल्चर है और इसमें मार्केट में बेचने के लिए क्रॉप्स ग्रो की जाती है। इस टाइप की फार्मिंग रसिया, यूएसए, कनाडा, अर्जेंटीना और इंडिया के उत्तर प्रदेश में होती है। नंबर 5, प्लांटेशन एग्रीकल्चर। ये एग्रीकल्चर का एक कमर्शियल टाइप मेथड है और इसमें एक बड़े से एरिया में सिर्फ एक ही क्रॉप्स ग्रो की जाती है, जैसे टी, कॉफ़ी, रबड़ एक्सेट्रा। और इस टाइप के एग्रीकल्चर हम साउथ इंडिया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में देख सकते हैं। क्रॉपिंग पैटर्न या फिर एग्रीकल्चरल सीजन्स के अकॉर्डिंग 3 टाइप की क्रॉप्स ग्रो की जाती है। नंबर फर्स्ट, रबी क्रॉप्स। नंबर सेकंड, खारिफ क्रॉप्स। नंबर थर्ड, जायद क्रॉप्स। नंबर फर्स्ट, रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स नवंबर दिसंबर में बोई जाती है और मई तक काट ली जाती है। ये क्रॉप्स हैं जैसे गेहूँ, चना, मटर और सरसों। एलुवियल सॉइल रबी क्रॉप्स के लिए बेस्ट है और पंजाब, हरियाणा, यूपी और उत्तराखंड ये गेहूं के प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस हैं। नंबर सेकंड, खारिफ क्रॉप्स। ये क्रॉप्स मानसून सीजन यानी कि जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर तक काट ली जाती है। खारिफ क्रॉप्स में हम राइस, मेज, ज्वार, बाजरा, मूंग, कॉटन, जूट और ग्राउंडनट को ग्रो करते हैं। नंबर थर्ड, जायद क्रॉप्स। ये क्रॉप्स रबी और खरीफ क्रॉप्स के बीच के टाइम में ग्रो की जाती है। ये क्रॉप्स हैं जैसे वाटरमेलन, कुकुम्बर, वेजिटेबल्स और फोडर यानी कि पशुओं के लिए चारा। क्रॉप्स ऑफ इंडिया। इंडिया में 3 टाइप की क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं। नंबर फर्स्ट, फूड क्रॉप्स जैसे राइस, वीट एक्सेट्रा। नंबर सेकंड, कैश क्रॉप्स जैसे कॉटन, जूट एक्सेट्रा। नंबर थर्ड, प्लांटेशन क्रॉप्स जैसे कॉफ़ी, टी एक्सेट्रा। नंबर फर्स्ट, फूड क्रॉप्स। इसमें राइस के बारे में पढ़ेंगे। राइस इंडिया की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्रॉप्स है और ये इंडिया के नॉर्थ और साउथ पार्ट में ग्रो की जाती है। चाइना के बाद में सेकंड लार्जेस्ट कंट्री हमारा देश है जहां राइस ग्रो किया जाता है। राइस को ग्रो करने के लिए 24 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होना चाहिए। रेनफॉल होनी चाहिए 150 से 300 सेंटीमीटर तक और राइस के लिए एलुवियल सॉइल बेस्ट समझी जाती है। मेन एरियाज ऑफ राइस प्रोडक्शन जैसे वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, उड़ीसा, कर्नाटक, असम और महाराष्ट्र। और इंडिया के वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा राइस ग्रो किया जाता है। नंबर सेकंड, वीट। यह इंडिया के नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट पार्ट का स्टेपल फूड है। स्टेपल फूड का मतलब होता है रोज का बेसिक खाना जो ज़्यादातर लोग खाते हैं। जैसे कहीं चावल ज़्यादा खाया जाता है तो कहीं रोटी ज़्यादा खाई जाती है। वीट ग्रो करने के लिए टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 15 डिग्री सेंटीग्रेड का होना चाहिए
और रेनफॉल 50 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर तक की होनी चाहिए। वीट ग्रो करने के लिए वेल ड्रेन्ड लूमी सॉइल सबसे बेस्ट समझी जाती है। मेन एरियाज ऑफ वीट प्रोडक्शन। वीट ग्रो करने वाले सबसे मेन स्टेट्स हैं जैसे उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और आंध्र प्रदेश। नंबर 3, मिलेट्स। मिलेट्स को ग्रो करने के लिए पानी की कम जरूरत पड़ती है। इंडिया में ग्रो होने वाली मिलेट्स हैं जैसे ज्वार, रागी, बाजरा और मेज यानी कि भुट्टा, मक्का। इन क्रॉप्स में जो ग्रेन्स होते हैं वे ह्यूमन बींग्स के लिए होते हैं और जो बचा हुआ पार्ट होता है वो एनिमल्स को चारे के रूप में खिला देने के लिए होता है। नंबर 1, ज्वार। इंडिया के महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा ज्वार ग्रो की जाती है और दूसरे स्टेट्स हैं जैसे कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। नंबर 2, बाजरा। बाजरा ग्रो करने के लिए सैंडी सॉइल और ब्लैक सॉइल सबसे बेस्ट समझी जाती है और राजस्थान में सबसे ज़्यादा बाजरा ग्रो किया जाता है। और दूसरे स्टेट्स हैं जहां बाजरा ग्रो किया जाता है वो है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा। नंबर 3, रागी। रागी ग्रो करने के लिए रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, सैंडी सॉइल और लूमी सॉइल सबसे अच्छी समझी जाती है और कर्नाटक में रागी सबसे ज़्यादा ग्रो की जाती है। और रागी ग्रो करने वाले दूसरे स्टेट्स हैं जैसे तमिलनाडु, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश। नंबर 4, मेज यानी कि भुट्टा। भुट्टा ग्रो करने के लिए ओल्ड एलोवेल सॉइल सबसे अच्छी समझी जाती है और इस क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए टेम्परेचर होना चाहिए 21 डिग्री सेंटीग्रेड से 27 डिग्री सेंटीग्रेड। और कर्नाटक में सबसे ज़्यादा मेज ग्रो किया जाता है और जो दूसरे स्टेट्स हैं जहाँ मेज ग्रो किया जाता है वो है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और बिहार। नंबर 4, पल्सीज। जब हम पल्सीज को ग्रो करते हैं तो सॉइल में नाइट्रोजन की अमाउंट बढ़ जाती है और जिससे सॉइल और भी ज़्यादा फर्टाइल हो जाती है। पल्सीज सब तरह की सॉइल में ग्रो की जा सकती है और इसको ग्रो करने के लिए रेनफॉल होनी चाहिए 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर तक और टेम्परेचर होना चाहिए 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक का। ये क्रॉप्स 4 से 5 महीने में ही हार्वेस्ट कर ली जाती है और पूरी इंडिया में ये क्रॉप्स ग्रो होती है। अदर फूड क्रॉप्स। नंबर 1, शुगर केन। ये क्रॉप गंगा प्लेन की एलोवेल सॉइल और साउथ इंडिया की ब्लैक सॉइल में ग्रो की जाती है। इस क्रॉप को ग्रो करने के लिए टेम्परेचर होना चाहिए 21 डिग्री सेंटीग्रेड से 27 डिग्री सेंटीग्रेड और रेनफॉल होनी चाहिए 75 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर तक। मेन एरियाज ऑफ प्रोडक्शन। इंडिया के उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा शुगर केन ग्रो किया जाता है और दूसरे स्टेट्स हैं जैसे पंजाब और हरियाणा और सदर्न इंडिया के भी कुछ स्टेट्स हैं जहाँ गन्ना ग्रो किया जाता है जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। नंबर 2, ऑयल सीड्स। इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑयल सीड्स प्रोड्यूसर है और जिन सीड्स से ऑयल निकाला जाता है वे हैं ग्राउंडनट, मस्टर्ड, तिल, कोकोनट, सोयाबीन और सनफ्लावर। और गुजरात ग्राउंडनट का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। इनमें से कुछ तेल तो कुकिंग में यूज़ होते हैं और कुछ रॉ मटेरियल की तरह यूज़ होते हैं जैसे पेंट, वार्निश, साबुन और परफ्यूम आदि बनाने में रॉ मटेरियल की तरह ये तेल यूज़ किए जाते हैं। और जब ऑयल सीड से ऑयल निकाला जाता है तो एक मटेरियल बचता है जिस मटेरियल को ऑयल केक कहते हैं यानी कि खल। खल को चारे में मिलाकर जानवरों को खिलाने से वे स्ट्रॉन्ग होते हैं और उनका दूध भी बढ़ता है। बेवरेज। टी और कॉफ़ी इंडिया की मोस्ट इम्पोर्टेंट बेवरेज क्रॉप्स है। नंबर 1, टी। इंडिया वर्ल्ड में चाय का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और चाइना और श्रीलंका में भी ये क्रॉप्स ग्रो की जाती है। चाय एक प्लांटेशन एग्रीकल्चर का एग्जाम्पल है और इसको ग्रो करने के लिए क्लाइमेट हॉट और ह्यूमिड होनी चाहिए और टेम्परेचर होना चाहिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड का। और इस क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए रेनफॉल होनी चाहिए 150 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर तक की। चाय को ग्रो करने के लिए लूमी सॉइल सबसे बेस्ट समझी जाती है और चाय को ग्रो करने वाले जो मेन स्टेट्स हैं वे हैं जैसे असम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरल, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय और त्रिपुरा। नंबर 2, कॉफ़ी। कॉफ़ी वर्ल्ड की इम्पोर्टेंट बेवरेज क्रॉप्स है और इंडिया में कॉफ़ी की 3 वैरायटीज़ ग्रो की जाती हैं और यमन कंट्री से आई अरेबिका वैरायटी जो सबसे ज़्यादा फेमस है। और कॉफ़ी को ग्रो करने के लिए टेम्परेचर होना चाहिए 14 डिग्री सेंटीग्रेड से 26 डिग्री सेंटीग्रेड का। और इस क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए 125 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर तक की रेनफॉल होनी चाहिए।
और रेड सॉइल और लैटराइट सॉइल इसके लिए सबसे बेस्ट समझी जाती है। इंडिया के कर्नाटक में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी ग्रो की जाती है क्योंकि यहाँ की नीलगिरी हिल्स जो हैं वो कॉफ़ी के लिए बेस्ट हैं। कर्नाटक के अलावा दूसरे स्टेट्स भी हैं जहाँ कॉफ़ी ग्रो की जाती है, जैसे तमिलनाडु, केरल। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, हॉर्टिकल्चर में हम फ्लावर्स, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को ग्रो करते हैं। इंडिया वर्ल्ड में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और इंडिया के मैंगोज और बनाना वर्ल्ड फेमस हैं। इन फ्रूट्स को ग्रो करने के लिए कुछ फेमस जगह हैं, जैसे महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल मैंगोज के लिए फेमस हैं, और नागपुर और चेरापूंजी ऑरेंज के लिए फेमस हैं, और केरल, मिजोरम, महाराष्ट्र और तमिलनाडु बनाना के लिए फेमस हैं। लीची और अमरूद उत्तर प्रदेश और बिहार में ग्रो किए जाते हैं। रबर, रबर ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज में ग्रो की जाती है और इस क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए क्लाइमेट हॉट और ह्यूमिड होना चाहिए। टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर होना चाहिए और रेनफॉल होनी चाहिए 200 सेंटीमीटर से 400 सेंटीमीटर तक की। और रबर को ग्रो करने के लिए एलोवेल सॉइल और लैटराइट सॉइल बहुत अच्छी समझी जाती है। एरियाज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ रबर, इंडिया 5वें नंबर पे है वर्ल्ड में रबर को ग्रो करने में, और केरल में सबसे ज़्यादा रबर ग्रो की जाती है। और कुछ दूसरे स्टेट्स भी हैं जहाँ रबर ग्रो की जाती है, वो है तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान और निकोबार आइलैंड और हिमालय की गारो हिल्स। फाइबर क्रॉप्स, इंडिया की 4 मेजर क्रॉप्स हैं, जैसे कॉटन, जूट, नेचुरल सिल्क और हेम्प, जिसे भांग भी कहते हैं। कॉटन, जूट और हेम्प जो ये फाइबर क्रॉप्स हैं, ये तो सॉइल में ग्रो की जाती है, और सिल्क हमें सिल्क वॉर्म से मिलती है। और जब हम सिल्क प्रोडक्शन के लिए सिल्क वॉर्म को पालते हैं तो उसे हम सेरीकल्चर कहते हैं। कॉटन, कॉटन इंडिया की एक इम्पोर्टेंट फाइबर क्रॉप्स है और कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कॉटन एक बेसिक रॉ मटेरियल की तरह यूज़ किया जाता है। कॉटन को ग्रो करने के लिए टेम्परेचर होना चाहिए 21 डिग्री सेंटीग्रेड से 27 डिग्री सेंटीग्रेड, और रेनफॉल होनी चाहिए 50 सेंटीमीटर से 80 सेंटीमीटर तक की। और कॉटन ज़्यादातर ब्लैक सॉइल और एलोवेल सॉइल में ग्रो की जाती है। कॉटन को ग्रो करने वाले स्टेट्स हैं, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक और तमिलनाडु। जूट, जूट एक ट्रॉपिकल फाइबर प्लांट है जो गंगा और ब्रह्मपुत्र के डेल्टा वाले एरिया में ग्रो की जाती है। जूट को गोल्डन फाइबर भी कहते हैं। जूट को ग्रो करने में बांग्लादेश का पहला नंबर है और सेकंड नंबर है इंडिया का। जूट से हम बोरी, रस्सी, नेट और कारपेट जैसी चीज़ें बना सकते हैं। इस क्रॉप को ग्रो करने के लिए क्लाइमेट हॉट और ह्यूमिड होना चाहिए और टेम्परेचर 24 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री सेंटीग्रेड का होना चाहिए, और रेनफॉल 170 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक की होनी चाहिए, और इसके लिए सॉइल एलोवेल सॉइल बहुत अच्छी समझी जाती है। फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर लो प्रोडक्टिविटी इन इंडियन एग्रीकल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर में लो प्रोडक्टिविटी के बहुत सारे कारण हैं। नंबर फर्स्ट, साइज ऑफ द लैंड होल्डिंग। इंडिया में ज़्यादातर फार्मर्स के पास खेत बढ़ कर इतने छोटे हो गए हैं कि उनमें मॉडर्न मशीन्स का यूज़ करना तो इम्पॉसिबल सा ही हो गया है, और यही कारण है कि खेतों में पैदावार कम हो पाती है। नंबर सेकंड, पुअर टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। इंडिया के अंदर आज भी बहुत सारे फार्मर्स ऐसे हैं जो पुराने तरीके और पुराने टूल्स का यूज़ करते हैं, और ना ही वे फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स और HYV सीड्स का यूज़ करते हैं, इसीलिए भी प्रोडक्शन कम होती है। नंबर थर्ड, पुअर सॉइल हेल्थ। लैंड का ओवर यूज़ करने से सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाती है और फिर प्रोडक्शन भी कम हो पाता है। नंबर फोर, डिपेंड ऑन मानसून। इंडियन फार्मर्स बारिश पर डिपेंड होते हैं क्योंकि इरिगेशन फैसिलिटी तो लिमिटेड है, इसीलिए भी प्रोडक्शन कम हो पाता है। नंबर फोर, प्रॉब्लम्स ऑफ इनपुट। इंडियन एग्रीकल्चर बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करती है, जैसे फाइनेंस, सीड्स, फर्टिलाइजर्स, मार्केट और ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा। और एग्रीकल्चर में होने वाली बहुत सारी प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने के लिए टेक्निकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म लाए गए। नंबर फर्स्ट, कॉम्प्रहेंसिव लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम। 90s, 80s और 1990s के टाइम में ऐसे प्रोग्राम चलाए गए जिसमें इंस्टीट्यूशनल और टेक्निकल रिफॉर्म इंक्लूड थे, जैसे नंबर फर्स्ट, ड्रोट, फ्लड, साइक्लोन, फायर और डिसीज़ के लिए क्रॉप इंश्योरेंस की फैसिलिटी दी गई। नंबर सेकंड, ग्रामीण बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटी
और सस्ते इंटरेस्ट पर लोन की फैसिलिटी भी फार्मर्स को प्रोवाइड की गई। नंबर 3, पावर और इरिगेशन के लिए बहुत सारे डैम बनाए गए। नंबर 4, गवर्नमेंट फार्मर्स को HYV सीड्स भी देती थी। नंबर 5, गवर्नमेंट ने फार्मर्स को फर्टिलाइजर, इलेक्ट्रिसिटी और सीड्स पर सब्सिडी भी प्रोवाइड कराई। सब्सिडी का मतलब होता है कोई भी चीज़ कम रेट पर देना। भूदान ग्रामदान मूवमेंट, यह मूवमेंट विनोबा भावे द्वारा चलाया गया और इसमें बड़े बड़े जमींदार गरीब फार्मर्स को अपनी ज़मीन दान में दे देते थे। इस मूवमेंट को ब्लडलेस रेवोल्यूशन भी कहते हैं। वाटर रिसोर्सेज देखने के लिए आप यहाँ क्लिक करें। तो ये था हमारा चैप्टर। थैंक यू।